नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 11th के हिंदी बुक आरोह भाग एक के गद्य खंड से चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है नमक का दारोगा, जिसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी की जीवन परिचय देख लेते हैं, फिर हम आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी को कथानायक कहा जाता है और कथानायक के साथ साथ उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इस उपन्यास सम्राट का जन्म 13 जुलाई 1880 13 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम, जो वास्तविक नाम था, जो मूल नाम था, वो धनपत राय श्रीवास्तव था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिताजी का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही गांव में ही डाक मुंशी का काम किया करते थे। इस उपन्यास सम्राट का निधन 1936 में हुआ था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में। ठीक है, साहित्यिक परिचय देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी जो है लगभग 20 वर्ष की आयु से ही का रचना, जो साहित्यिक रचना जो है करना आरंभ कर दिए थे। वे जो है अपनी साहित्यिक जीवन में अनेक कथा, कहानी और अनेक जो है उपन्यास का रचना किया है, जिसमें से उनकी उपन्यासों में हम देख सकते हैं कि गबन, सेवा सदन, गोदान गोदान है, प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है, कर्म भूमि है, इत्यादि अनेक उपन्यासों का वो रचना किए हैं, जिस कारण से इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके साथ साथ ये जो मुंशी प्रेमचंद जी जो है अनेक कहानी रचना भी किए हैं, जिसमें से ये नमक का दारोगा, दो बैलों की कथा, पूस की रात और पंच परमेश्वर, अनेक कहानियों का भी ये रचना किए हैं, जिस कारण से मुंशी प्रेमचंद जी को कथानायक भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं में स्त्रियों की दयनीय दशा के बारे में, गरीबों के बारे में, किसानों की दशा के बारे में और आजादी के आंदोलन के बारे में देखने और सुनने को मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है नमक का दारोगा। नमक जो सॉल्ट बोलते हैं, दारोगा मतलब उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो नमक विभाग में दारोगा दारोगा का पद होता है, इस कहानी में जो मुख्य नायक होता है वो दारोगा के पद पर नियुक्त रहता है। इस कारण से इस चैप्टर का नाम पड़ा है नमक का दारोगा। ठीक है, इस चैप्टर में आपको मुख्य पात्र मिलेंगे। उसमें से पहला है मुंशी वंशीधर, दूसरा है अलोपीदीन। जो मुंशी वंशीधर है ये पढ़े लिखे युवक थे और यही जो है नमक विभाग में दारोगा के पद पर नियुक्त होते हैं। ठीक है, दूसरा है अलोपीदीन। ये दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार है। इसकी पहचान दूर दूर तक होती है। तो ये कौन है? ये जमींदार। ठीक है, इसमें आपको दो पात्र मिले। कौन? मुख्य रूप से दो पात्र हैं, और पात्र मिलेंगे इसमें, लेकिन मुख्य यही दो है। मुंशी वंशीधर जो नमक विभाग में दारोगा है, अलोपीदीन जो दातागंज के जमींदार हैं, जिसकी पहचान बहुत दूर दूर तक है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको महत्वपूर्ण मुहावरे भी मिलेंगे। वो मुहावरे पौबारा होना। पौबारा होना का मतलब लाभ ही लाभ होना होता है। दूसरा, कगारे पर का वृक्ष मतलब मृत्यु के निकट आना, मृत्यु के निकट। तीसरा मुहावरा मिलेगा आपको पूर्णमासी का चांद, मतलब महीने में एक बार दिखाई देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के आगे की ओर। तो इसका हम एक छोटा सा सारांश मैं बता देता हूं संक्षिप्त रूप से। तो इसमें जो मुंशी वंशीधर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो नमक विभाग में दारोगा के पद पर आसीन रहता है, जो अपनी ईमानदारी से और कार्यकुशलता से अपना काम करता है,
लेकिन बीच में, कहानी के बीच में, ये जो है मुंशी बंशीधर जो है ईमानदारी के रास्ते पर चलते चलते हार जाता है, और हार जाने से अधर्म का और असत्य का जीत हो जाती है। ठीक है, लेकिन कहानी के अंत में क्या होता है कि जो असत्य होती है, आखिर में वो जो है असत्य होती है, वो हार जाती है और अंत में सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, तो अब इसकी घटनाओं को हम क्रमशः देखते हैं कि अब यहां से इसकी कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो घटनाएं क्या घटती है इसमें देखना। ठीक है, सबसे पहले मुंशी बंशीधर एक पढ़ा लिखा युवक है जो नौकरी की तलाश में, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में घर से बाहर जाना चाहता है। वो शहर की ओर जाना चाहता है। किसके लिए? मुंशी बंशीधर जी जो है नौकरी की तलाश में जाता है, नौकरी की तलाश में। ठीक है, जब ये मुंशी बंशीधर जो है नौकरी की तलाश में शहर की ओर जाना चाहता है, तब इनके पिताजी जो वृद्ध हो गए हैं वो कुछ इनको समझाते हैं। किसको समझाते हैं? मुंशी बंशीधर को क्या करते हैं? कुछ समझाते हैं। पिताजी के द्वारा क्या होता है? समझाया जाता है। पिता के द्वारा समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? पिता द्वारा समझाना। तो क्या समझाते हैं कि देखो बेटा, आप जो है पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, विद्वान भी हो, लेकिन मैं आपको कुछ बातें समझाना यह चाहता हूं कि जब तुम नौकरी ढूंढ देखो तो ऐसी नौकरी देखना जिसमें सैलरी के साथ साथ ऊपरी कमाई हो, जो ऊपर से आपको पैसा भी मिले। तुम अपनी नौकरी में औहदे की ओर ध्यान मत देना, अपने पद की ओर ध्यान मत देना। किसकी ओर ध्यान देना? उस पद में सैलरी के साथ साथ ऊपर की कमाई आए, ऊपर से और पैसे आए, इस प्रकार से नौकरी तुम देखना। इस प्रकार से वो समझाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नौकरी होती है, जो नौकरी से जो सैलरी मिलती है, जो आने वाली जो सैलरी होती है, वो पूर्णमासी का चांद होती है। पूर्णमासी के चांद के बराबर होती है, जो आने के दिन में पूरी पूरी दिखाई देती है, लेकिन महीने के अंत तक वो धीरे धीरे कम होते होते वो समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार से ये पूर्णमासी का चांद एक दिन पूर्ण रूप से दिखाई देती है, उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते वो पूर्ण रूप से वो घट जाती है, वैसे ही ये सैलरी भी होती है। लेकिन अगर आपको ऊपरी कमाई होगी, ऊपर की जो कमाई होगी, तो वो पीर की मजार की तरह होती है, जिसमें पीर की मजार में हर हमेशा चादर चढ़ती है, वैसे ही चादर चढ़ने के समान हर रोज पैसे आते जाएंगे आते जाएंगे, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। इस कारण से आप जो है अपनी नौकरी में पद की ओर ध्यान मत देना, अपने औहदे की ओर ध्यान मत देना, ऊपरी कमाई की ओर ध्यान देना। ऐसी नौकरी आप ढूंढना, ऐसा पिताजी उनके समझाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग जो है कर्ज के तले दबे हुए हैं, कर्ज के बोझ से हम लोग दबे हुए हैं। इस कर्ज से हमको निकलना भी है, और साथ ही साथ जो लड़कियां हैं वो भी घास फूस की तरह बढ़ रही है। यहां पर घास फूस की तरह बढ़ रही का मतलब क्या होगा? उस समय की यथार्थता, यथार्थता का मतलब होता है सत्यता। जो सत्य है उसको यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी ने बताने की कोशिश किया है कि किस प्रकार से लड़कियों को बहुत ही तुच्छ समझा जाता था, घास फूस की तरह समझा जाता था, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। यहाँ पर लड़कियों को घास फूस की तरह बढ़ने का मतलब यही बताया है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि आपको इस प्रकार से नौकरी ढूंढना है जिसमें सैलरी के साथ साथ ऊपरी कमाई भी हो। ठीक है, इस प्रकार से नौकरी की तलाश करते हैं। पिताजी के द्वारा समझाया भी जाता है कि आपको किस प्रकार से नौकरी ढूंढना है, क्योंकि मैं तो अब कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, मतलब मैं मृत्यु के निकट आ रहा हूं।
न जाने मैं कब मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा, कब मेरी निधन हो जाएगी मुझे भी पता नहीं है। तो इन दोनों मुहावरे का प्रयोग समझ में आया कहां पर हुआ था? ठीक है। तब ये पढ़े लिखे होने के कारण मुंशी बंशीधर जी जो है जा रहे होते हैं शहर में की ओर तलाश नौकरी की तलाश में। तो पढ़े लिखे होने के कारण नमक विभाग में क्या मिल जाता है इनको? दारोगा का पद मिल जाता है। वैसे इस दारोगा के पद के लिए बड़े बड़े जो नौकरी वाले थे वो भी अपने नौकरी को, वकील जैसे लोग भी अपनी नौकरी को छोड़ना चाहते थे, जो पटवारी जैसे लोग थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, ये लोग भी इस दारोगा पद के लिए अपनी नौकरी छोड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इस पद में ऊपरी आय अधिक थी, जो ऊपर की आय अधिक थी। ठीक है, इसी को बोला है अगर कोई इस नौकरी में चला जाए, इस पद में नियुक्त हो जाए तो उसके पौ 12 हो जाते हैं, मतलब उनको लाभ ही लाभ होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण मुहावरे आपको यहीं पे कैसा किस प्रकार से यूज हुआ वो आपको पता चल गया कि पौ 12 होना मतलब क्या होता है, कगारे पर का वृक्ष होना और पूर्णमासी का चांद। ठीक है, तो इस दारोगा पद के लिए किसकी नियुक्ति होती है? मुंशी बंशीधर की नियुक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक पढ़े लिखे और ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है, अब इसकी नियुक्ति जो है नमक विभाग में दारोगा के पद पर क्या हो जाती है? इसकी नियुक्ति हो गई। ठीक है बच्चों, अब इसकी नियुक्ति हो जाती है। अब नियुक्ति होने के बाद ये जो है 5-6 महीने तक इतने अच्छे से कार्य कुशलता से और ईमानदारी से अच्छे से काम करते हैं कि इनकी जान पहचान जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अफसर लोग भी इनको जानने लग जाते हैं और अच्छे तरीके से मुंशी बंशीधर जी को जानने लग जाते हैं। करीब 5-6 महीने ही हुआ था कि वो अपने रूम में सो रहे थे। रात आधी हो गई थी, सो रहे थे और अचानक यमुना नदी के किनारे मल्लाहों की आवाज आती है और साथ ही साथ कुछ गाड़ी वालों की भी आवाज आती है। तो वो थोड़ा सा जगता है और जगने के बाद उनको लगता है कि शायद यहाँ पे कोई ना कोई अनहोनी हो, मतलब कोई ना कोई नमक के चोरी कर रहा है। तो वो उठता है। तब यहाँ पे आपको एक सेंटेंस मिलेगा, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। कहने का मतलब है कि वो सोए सोए कुछ आवाज सुनता है और सुनने के बाद उनको यह लगता है कि कोई ना कोई जो है यहाँ पर नमक का चोरी कर रहा है और या फिर कोई ना कोई जो है इस नदी को जो है पार कर रहा है। और इस आधी रात में नदी को पार करना मतलब सही नहीं लगता है। तो वहां पे आपको एक महत्वपूर्ण सेंटेंस है, वैसे तो बहुत सारे सेंटेंस है, मैं पूरी सेंटेंस को आपको बताऊंगा। तो पहला सेंटेंस क्या है? तर्क ने क्या किया? तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। उसकी जो भ्रम थी उसको पुष्ट कर देती है, उसकी जो भ्रम थी वो सही निकलती है। वो अपने जो रिवॉल्वर होते हैं और जो वर्दी होती है उसको वो पहनते हैं और पहन करके अपने जो सिपाही है उनके साथ, जो जमादार है उनके साथ वो चले जाते हैं। कहाँ? यमुना नदी के किनारे चले जाते हैं जहां पे ये मल्लाहों और गाड़ी वालों की आवाज आ रही होती है। ठीक है, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। ठीक है, ये पहला सेंटेंस। इस प्रकार से आपको 4-5 सेंटेंस मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब वो चले जाते हैं तो वहां जाने के बाद में क्या हो जाते हैं, क्या होता है कि पूछते हैं कि ये किसकी गाड़ियां हैं। जाने के बाद पूछते हैं, जो गाड़ीवान है उनसे पूछते हैं कि ये किसकी गाड़ियां हैं। तब सबके सब शांत हो जाते हैं। तब अचानक एक गाड़ीवान होता है, वो बोलता है कि अलोपीदीन, पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। किसकी गाड़ियां हैं? पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। तब ये जो मुंशी बंशीधर जी जो है और जोर से पूछते हैं कि कौन अलोपीदीन,
तब वो जो गाड़ीवान थे उनमें से एक गाड़ीवान बोलता है कि दातागंज के अलोपीदीन। तब उनको लगता है कि दातागंज के अलोपीदीन ये तो प्रतिष्ठित आदमी है, ये इनकी गाड़ियां इतनी रात को क्या कर सकती, यहां क्यों आएगी। तब वो फिर पूछते हैं कहां जाएंगी गाड़ियां। तब बोलते हैं, वो गाड़ीवान बताते हैं कि कानपुर जाएंगी। अब इतनी रात को इतनी सारी गाड़ियां जो है यहाँ यमुना नदी के किनारे है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपनी घोड़े को आगे बढ़ाता है और उस जो गाड़ी होती है उसके पास जा करके उनमें जो बोरियां होती है उसको टटोलने लग जाता है। टटोलने के बाद पता चलता है कि उसमें जो है नमक की गोले भरे हुए थे। क्या भरे हुए थे? नमक के गोले भरे हुए थे। अब वे जो है ये मुंशी बंशीधर जी जो है उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और बोलते हैं कि जाओ बुलाओ किसको किसको, अपने मालिक को बुलाओ, अलोपीदीन को बुला करके लाओ। तब अलोपीदीन के पास उनके जो कुछ मजदूर हैं, जो गाड़ीवान हैं, वो लोग जाते हैं और जाने के बाद अलोपीदीन जो आ रहे होते हैं अपने जो तांगे से आ रहे होते हैं, वहां जा करके बोलते हैं, कुछ लेटे हुए कुछ जागते हुए इस प्रकार से वो आ रहे होते हैं। तो जा करके उनके जो गाड़ीवान है उनके बोलते हैं कि जो नमक का जो दारोगा है, जो मुंशी बंशीधर जी जो है हमारे नमक की जो गाड़ियां हैं उनको पकड़ लिए हैं। तब अलोपीदीन तो जमींदार थे, उनको पैसों की बहुत ज्यादा घमंड थी। तब वो बोलते हैं कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण सेंटेंस। न्याय और नीति क्या है? सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। कहने का मतलब क्या है? उनका ये सोच था कि न्याय और नीति है, जो कानून है, उसको लक्ष्मी के ही खिलौने मतलब पैसों से ही खरीदा जा सकता है। किसका मानना था? अलोपीदीन का मानना था। वो बोलते हैं अपने गाड़ीवानों से कि ये न्याय और नीति सब के सब जो है लक्ष्मी के खिलौने, इसको मैं पैसों से खरीद सकता हूं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण दो सेंटेंस आपको मिला। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं आ रहा हूं, और वो चले आते हैं कहां? मुंशी बंशीधर जहां पे रहते हैं और उनकी जो गाड़ियां ठहरी होती है वहां पे आते हैं अलोपीदीन और बोलते हैं कि महाराज जी मैं तो आपके पास ही आ रहा था। अलोपीदीन बोलते हैं मुंशी बंशीधर जी को कि मैं तो आपके पास ही आ रहा था, मैं इधर से जाऊं और आपसे न मिलूं ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको चढ़ावा चढ़ाए बगैर यहां से कैसे जा सकता हूं। लेकिन क्या होता है, मुंशी बंशीधर जी जो है नहीं मानता है। वो क्योंकि ईमानदार थे, ईमानदार व्यक्ति थे, वो मुंशी बंशीधर जी जो है अलोपीदीन को गिरफ्तार करना चाहता है और अपने जो एक जमादार है बदलू सिंह, उनको क्या बोलते हैं कि जाओ इनको गिरफ्तार कर लो। ये गिरफ्तारी की बात सुन करके अलोपीदीन जो है थोड़ी सी घबरा जाते हैं और पैसे की बात करने लग जाते हैं। वो पैसे 1000 बोलते हैं, लेकिन मुंशी बंशीधर जो है पैसों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं कि 1000 क्या, तुम मुझे 1,00,000 रुपए भी दे दोगे तब भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको गिरफ्तार ही करूंगा। ऐसी करते करते ये जो है क्या हो जाते हैं, बात जो है 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000 से 20,000 से 25 और 40,000 तक बात चली जाती है। लेकिन मुंशी बंशीधर जी जो है नहीं मानते हैं और अलोपीदीन को क्या करते हैं? गिरफ्तार करते हैं। ठीक है, तो ये नमक के विभाग में इसकी नियुक्ति होती है। उसके बाद में क्या आती है, क्या हुई? नमक की गाड़ियों को पकड़ना, नमक गाड़ी पकड़ना। ठीक है, नमक की गाड़ी पकड़ने के बाद में अलोपीदीन की गिरफ्तारी होती है। ठीक है, गिरफ्तारी होती है। अब गिरफ्तारी पैसों की बात में यहां पे, ठीक है ना, पैसों की बात होती है, पैसों की लेन देन के बारे में बात होती है। लेकिन मुंशी बंशीधर जो है नहीं मानते हैं
और इसको गिरफ्तार करते हैं। यहां पे तीसरी सेंटेंस आपको ये मिलेगा कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। तीसरा है धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। इसका मतलब क्या होगा कि ये मुंशी बंशीधर जी जो है धर्म के रास्ते पर चल करके इस धन को पूर्ण रूप से ठुकरा दिया। वो धन जो है इसकी ईमानदारी को खरीद नहीं सका। ठीक है, इस प्रकार से इसकी गिरफ्तारी होती है और धर्म की जीत हो जाती है। जब इसको अदालत में प्रस्तुत किया गया तो अदालत में प्रस्तुत किया गया तो इनके आगे पीछे चौकीदार, चपरासी और वकील जो है घूमने लग गए। इसलिए नहीं कि ये जो अलोपीदीन जो है ऐसे गलत काम क्यों कर सकते हैं, इस कारण से नहीं। सब लोगों की भीड़ भीड़ लगी थी। भीड़ इसलिए लगी थी कि आखिर ये अलोपीदीन जो हर चीज को पैसों से खरीदने की बात करता है वो कैसे पकड़ा गया। ऐसा ईमानदार अफसर कौन आया जो इनकी पैसों को, इनके धन को ठुकरा दिया और इसकी गिरफ्तारी हुई। जब इसकी गिरफ्तारी हुई और इसको अदालत में क्या किया गया, किसको, अलोपीदीन को अदालत में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अदालत में प्रस्तुत किया गया तो मुंशी बंशीधर के पास ईमानदारी के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन अलोपीदीन को जब अदालत में प्रस्तुत किया गया तो वकील, जज, चपरासी, चौकीदार सबके सब अलोपीदीन की ओर थे, क्योंकि इसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। सभी लोग इसको जानते थे। अंत में फैसला यह आया कि अलोपीदीन जो है जाने माने और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो ऐसे ही छोटे से लाभ के लिए ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया गया, इसको अदालत से छोड़ दिया गया और मुंशी बंशीधर के बारे में तरह तरह से अनेक बातें होने लगी, अनेक व्यंग भी होने लगे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये बोल सकते हैं कि न्याय के मैदान पर धर्म और जो धन का युद्ध होता है और इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में क्या होता है, धन की विजय होती है। ठीक है, तीसरा हम इसमें क्या, चौथा क्या लिख सकते हैं कि न्याय के मैदान पर धर्म और धर्म में युद्ध होता है। लेकिन जीत किसकी हुई, जीत किसकी हुई, किसकी हुई, न्याय के मैदान पर धर्म और धन। ठीक है ना, तो जीत किसकी होती है, धन की जीत होती है। ठीक है, और मुंशी बंशीधर के बारे में लोग जो है अनेक व्यंग करने लग जाते हैं। ठीक है, और कुछ ही समय के बाद मुंशी बंशीधर को दारोगा के पद से निकाल दिया जाता है। ठीक है, जब दारोगा के पद से इनको निकाला जाता है तब इनको ऐसा लगता है, वो ऐसे बोलते हैं, एक सेंटेंस आपको महत्वपूर्ण सेंटेंस मिलेंगे कि खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। क्या गया, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। मतलब ऐसी समझ पर मुझे खेद है, ऐसी ईमानदारी पर मुझे खेद है, ये मेरा जो पढ़ना लिखना था सब जो है व्यर्थ गया, मेरा ईमानदारी जो है व्यर्थ गया, ये मेरी पढ़ाई जो है कोई भी काम नहीं आई। जब ये बात जो है अदालत में प्रस्तुत करने के बाद इसकी जीत होती है। जीत होने के बाद में इसकी क्या हुई, जीत होने के बाद में इसको दारोगा पद से हटाया गया। जब ये इनको हटाया गया, दारोगा पद से इनको हटाया गया, तो ये खबर जो है इनके माता पिता को लगा। माता पिता को जब पता चला तो माता पिता जो है इनके
बर्ताव से, इनके कार्य से खुश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि पिताजी ने उनको पहले ही समझाया था कि ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से जो है ऊपरी आय को ठुकरा देता है और ईमानदारी और धर्म की राह पर चलता है। और माता भी जो है बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा करने के बारे में सोच रही होती है, वो भी अधूरा दिखाई देने लग जाती है। अब आने के बाद में इसकी पत्नी भी जो है बहुत दिनों तक इनसे बात नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जैसे ही कुछ समय बीतता है, एक सप्ताह ही व्यतीत हुआ रहता है। एक सप्ताह बाद, कब? एक सप्ताह बाद ये अलोपीदीन जो है, अलोपीदीन का मुंशी वंशीधर के घर में इसका आना होता है। कहां होता है? वंशीधर के यहां के घर आना। ठीक है, मुंशी वंशीधर के घर आता है। किसके घर आता है? मुंशी वंशीधर के घर में आता है। तो उस समय सामने में मुंशी वंशीधर के वृद्ध पिताजी रहते हैं। वो उनका आदर सत्कार करते हैं कि आप आए, हमारा भाग्य ही खुल गया, कि आप जैसे बड़े लोगों को आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और वो अपनी बेटे के बारे में बोलने लग जाते हैं कि मैंने तो इसको पहले से ही समझाया था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उसी समय मुंशी वंशीधर जी भी आते हैं और आने के बाद में बोलने लग जाते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि आपके गाड़ी को नहीं पकड़ना था। लेकिन उसी समय ये अलोपीदीन जो है बोलते हैं कि मैं तो आपके घर पे आया हूं, मैं तो आपके सामने गिरफ्तार हो गया हूं, मैं आपके सामने कुछ बोलना चाहता हूं, आपको उस चीज को मानना पड़ेगा। और वो बोलते हैं, कुछ स्टाम्प वाले पेपर को देते हैं और उसमें दस्तखत करने के लिए बोलते हैं, हस्ताक्षर करने के लिए बोलते हैं कि आप जो है इसमें हस्ताक्षर कीजिए। और उसमें यह लिखा होता है कि आपको अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता हूं। तब ये मुंशी बंशीधर जी अपने आप को कमजोर मानते हैं, बोलते हैं कि मैं इस पद के लायक नहीं हूं। तब अलोपीदीन बोलते हैं कि मुझको आपके जैसा ही मैनेजर चाहिए, मैं आपको स्थायी रूप से अपने संपूर्ण सारी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त करता हूं। तब इस प्रकार से मुंशी बंशीधर जी जो है इस पद को स्वीकार करता है, और स्वीकार करने के बाद में उसमें वे हस्ताक्षर कर देते हैं, कांपते हुए हस्ताक्षर कर देते हैं, और इस प्रकार से वो उस पद में नियुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कहानी था। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपके समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू।